नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो को शुरू करें इससे पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप जब घर खरीदते हैं तो किन बातों पर गौर करते हैं? प्रोजेक्ट की लोकेशन पर, बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड पर, करंट और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या फिर प्रॉपर्टी के रिटर्न पर? लेकिन क्या आप इस बात पर भी गौर करते हैं कि आप जहां घर खरीद रहे हैं वो लोकेशन किस सिस्मिक जोन में आती है? बिल्डर आपके लिए जो इमारत बना रहा है वो भूकंप रोधी है क्या? उसके निर्माण में स्टील, कंक्रीट, रेनफोर्स समेत तमाम सामग्री की गुणवत्ता क्या है? जिस जमीन पर आपके सपनों का घर बन रहा है, क्या उसकी बुनियाद वहां की जमीन के हिसाब से है? आपके घर की हाइट, कमरों, किचन, बाथरूमों का आकार मानकों के आधार पर है क्या? बिजली के तार, प्लंबिंग के पाइप, दरवाजे, खिड़कियां, ग्लास इत्यादि की गुणवत्ता क्या है? चमकदार इंटीरियर के पीछे छिपी इन बुनियादी बातों पर शायद ही आपका ध्यान जाता होगा। आप शायद ही जानने की कोशिश करते होंगे कि बिल्डर ने हर स्टेज पर कंक्रीट स्ट्रेंथ की जांच की है क्या? आप शायद ही कभी बिल्डर से पूछते होंगे कि इमारत का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के तहत हुआ है क्या? लेकिन आपको तब जरूर चिंता होती होगी जब बिना भूकंप गुरुग्राम के एक चिंटल पैराडाइज जैसी इमारत से 7 फ्लोर अचानक गिर जाते हैं। तब आपको होश जरूर आता होगा जब एनबीसीसी ग्रीन व्यू जैसी इमारत से निर्माण के महज 5 साल के भीतर दरारें पड़ जाती हैं और घर खरीदारों को बाहर निकाल दिया जाता है। आप तब भी जागते होंगे जब बरसात के साथ मुंबई की कोई इमारत जमींदोज हो जाती है और पूरे के पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखा जाता है। हर बार आपको एक हादसा जगाता है, लेकिन आप फिर सो जाते हैं और रियल एस्टेट के चमकदार विज्ञापनों के ग्लैमर में फंसकर अपने जीवन भर की पूंजी लुटा देते हैं। आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, निर्माण के मानकों की, सामग्री की गुणवत्ता की। महारेरा ने भी इस पर नया आदेश जारी किया है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हार्दिक पंडित, डायरेक्टर एपीआईसीएस स्टूडियो, हमारे साथ हैं फिरोज कुमार जेना, सीईओ क्लेंजी ग्लोबल। तो हार्दिक जी और फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल हार्दिक जी आपसे ही होगा। भारत में रियल एस्टेट में क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर डेवलपर्स, सरकारें कितनी सजग दिखती हैं आपको? जैसे आपने बताया कि क्वालिटी के मामले में ना हमारे जो नेशनल बिल्डिंग कोड है या आईएस कोड है, उसमें सब काफी सारे स्पेसिफिकेशंस और क्या मटेरियल यूज करना है, किस टाइप के कंक्रीट यूज करना है, स्टील यूज करना है, वो सब का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन ये इट इज एज एन एडवाइजरी, इट इज एज अ गाइडेंस। तो उसमें जो एक सर्टन चीज है जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर का या तो आर्किटेक्ट का जो लायबिलिटी रहता है वो हिसाब से तो वो लोग सब यूज करते हैं। लेकिन जब भी वो फिनिशिंग मटेरियल वगैरह में आते हैं तो उसमें उस ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, इट इज जस्ट ए गाइडलाइन। तो उसमें वो गाइडलाइन किस हद तक सब यूज करते हैं, जो डेवलपर्स है या कोई भी है कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो किस हद से वो लोग यूज करते हैं, किस टाइप का मटेरियल, उसका मॉनिटरिंग और चेकिंग और उसका कुछ रिपोर्टिंग आज की तारीख में कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए जो अच्छे डेवलपर हैं वो लोग डेफिनेटली कोई भी इस चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन बाकी जो सब है उनके लिए इट इज लाइक जो उनको सहूलियत है और उनका जो करना, या तो उनके जो टीम मेंबर्स है वो जो डिसाइड करते हैं वो हिसाब से वो लोग यूज करते हैं। तो वो एक उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। फिरोज जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। भारतीय रियल एस्टेट में अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो हम क्या मानक फॉलो करते हैं? क्या राज्य के आधार पर मानक बदल जाते हैं या फिर देश भर में निर्माण का एक ही मानक है? देखिए, जहां तक इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गुणवत्ता की सवाल है ना, हमारे पास अच्छी खासी गाइडलाइंस है। पहला तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने पास नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया आप लोग को वेरी स्पेसिफिकली बता देती है हमें क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। अपने पास ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, अपने पास उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है। अपने पास आईएस स्टैंडर्ड्स है जो कि डिफाइन करती है। हमारे पास इंडियन प्लम्बिंग कोड एसोसिएशन का गाइडलाइंस है जो प्लम्बिंग के बारे में बताती है। हमारे पास इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गाइडलाइंस है जो इलेक्ट्रिकल की बात करती है। हमारे पास आरसीए स्टैंडर्ड्स है जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बात करती है। हर कोई लेवल पे हमारे पास गाइडलाइंस है। प्रॉब्लम क्या होती है, गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले जो इंजीनियरिंग क्वालिटी है वो इंडिया में काफी कमी है। बिकॉज ऑफ देखिए, आज के जो आईटी इंडस्ट्री है, जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री आगे आ रही है, जो फ्रेश एंड एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ नहीं रहे, या फिर हमारा जो इंडस्ट्री क्वालिफाइड इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रख नहीं पा रहे, तो उसके इतनी सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे।
कि हम उनकी लेवल की टैलेंटेड लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेके आए, इसलिए वो जो गाइडलाइंस है फॉलो नहीं हो पा रही है। गाइडलाइंस हमारे पास अच्छे खासे हैं, तो जैसे ए ग्रेड स्टूडेंट्स आईटी में चले जाते हैं, फिर यूपीएससी में चले जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अच्छे इंजीनियर्स की बहुत कमी है। गाइडलाइंस अपने पास है। सेकेंडली जो इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स है, उनके पास वो भी कितने क्वालिफाइड है, क्योंकि कोई भी कंपनी में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए काम करने के बाद ही उनके पास एक्सपीरियंस आना चाहिए, परिपक्वता आती है। जेहेतु बहुत कम लोग इंडस्ट्री में हैं और उनके पास भी टाइम की कमी है, वो लोग बहुत जल्दी कंपनी बदलते रहते हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंस दे नहीं पाती है। एक प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन समझेंगे, मान लीजिए 5 साल की प्रोजेक्ट है, उसी 5 साल के अंदर वहां का जो साइट इंजीनियर अगर 2 से 3 बार चेंज हो जाएगा तो भी क्वालिटी चेक नहीं कर पाती है। तो भी एक अपने पास ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टैंडर्ड है, डिजिटल ट्विंस करके टेक्नोलॉजी है, ओपन बीआईएम है, जिसके भरोसे जिसके सहायता से जो वर्ल्ड वाइड क्वालिटी की एश्योरेंस की टेस्ट होती है, वो भी करने के ऑप्शन है। बट जैसे कि बताइए, यहाँ पे हम इतनी हमारे जो डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, इतनी परिपक्व नहीं हो पाते हैं उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने की। ये बात दुरुस्त है कि निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट में टेक्निकल स्टाफ बदल जाते हैं, स्किल्ड लोगों की कमी है, लेकिन मॉनिटरिंग तो इंडिपेंडेंट एजेंसी ही करती होगी ना। अगर मैं ही निर्माण कर रहा हूं, मॉनिटरिंग भी मैं ही कर रहा हूं, तब मैं कैसे सुनिश्चित करूंगा कि मटेरियल सही यूज हो रहा है? फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे तय होगा, मॉनिटरिंग कैसे तय होगी? राइट, ये आपने एकदम सही बात बताया दीपक जी कि भाई मॉनिटरिंग तो बाकायदा पीरियोडिकली हर एक स्टेज पे प्रोजेक्ट के वो होना ही चाहिए। अभी समस्या ये आती है कि बहुत सारे बिल्डर्स जैसे एक छोटे स्केल के प्रोजेक्ट रहते हैं, या तो जो मेट्रो सिटीज में नहीं है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या तो रूरल एरियाज में है, वहाँ पे वो लोग जनरली कंसल्टेंट को वो लोग अपॉइंट नहीं करते, ये सोच के कि भाई कंसल्टेंट का फीस कौन देगा। अभी हम लोग अपाचे स्टूडियो में हम लोग जब ये सब बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो भी हम लोग सब कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। जैसे एमईपी कंसल्टेंट है, उनका रोल यही रहता है कि जो वो लोग स्पेसिफिकेशन देंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहते हैं, जो वो लोग स्पेसिफिकेशन देंगे, जो डिजाइन करेंगे, वो हिसाब से वो साइट पे काम होना चाहिए। और ये जो कंसल्टेंट्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है, एमईपी कंसल्टेंट्स है, उनके जो मॉनिटरिंग के जो इंजीनियर्स रहते हैं, वो लोग साइट्स पे जाते हैं हर एक स्टेज पे, और वो लोग ये सब चीज चेक करते हैं कि भी जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन डिजाइन में दिया हुआ है, जैसे स्टील का ग्रेड है, स्टील का क्वालिटी है, कंक्रीट का ग्रेड है, या तो फिर वायरिंग है या प्लम्बिंग सिस्टम्स है, वो जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन और जो बीओक्यू में दिया हुआ है वो हिसाब से वहां पे साइट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये अगर जो मॉनिटरिंग सिस्टम हर एक डेवलपर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो हादसे हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। एंड जो ग्रेड ऑफ मटेरियल जो यूज होना चाहिए, जो अपने जो फिरोज जी ने बताया, जो गाइडलाइंस है अपने इंडिया की, वो काफी रोबस्ट है, एनपीसी कोड है, आईएस कोड है, वो हिसाब से अगर जो हम लोग सब यूज करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा हादसा होने की संभावना बहुत कम है। फिरोज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो ग्लोबली कैसा कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड फॉलो होता है? देखिए दीपक जी, ऑलमोस्ट सारे देशों कंट्री के खुद के नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ कंट्री है। जैसे केनिया छोटी सी कंट्री है, उनके पास भी खुद का बिल्डिंग कोड है। और सिंगापुर जैसे एडवांस कंट्री है, उनका भी एक नेशनल बिल्डिंग कोड है ना। जितना सारे नेशनल बिल्डिंग कोड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जो बेसिक लेवल की जो क्रॉस चेकिंग क्वालिटीज है या फिर पैरामीटर्स है, वो सबके एक है। पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर ना। जो भूगोल के हिसाब से जो लोकेशन पे हमारी बिल्डिंग लोकेटेड है, उसके बेसिस पे कौन से सेस्मिक जोन में आता है, उसकी स्ट्रक्चर क्वालिटी क्या है, उसकी सॉइल क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे कौन से स्टैंडर्ड में इमारतें डिजाइन होनी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड है। फिर आता है हम प्लम्बिंग के ऊपर। प्लम्बिंग के ऊपर जो टाइम पे जो जो लोकेशन पे हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस कितनी ग्राउंड वाटर यूज करनी चाहिए, उसके बेसिस पे इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड भी बनाया गया है। फिर आते हैं फायर फाइटिंग के ऊपर। फायर फाइटिंग के ऊपर भी इंटरनेशनल फायर फाइटिंग एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स यूके है, जो गवर्न करती है पूरी इंडस्ट्री को, पूरा पूरा वर्ल्ड को। तो फायर फाइटिंग के गाइडलाइंस होती है। सेम कहते हैं मैकेनिकल के, जैसे बताया मैंने, आश्रय स्टैंडर्ड से जो एंटायर वर्ल्ड के लिए जो मैकेनिकल सिस्टम है, और जैसे स्टेयरकेस स्पेशलाइजेशन है, जैसे बेसमेंट वेंटिलेशन सिस्टम है, उसको गाइड करती है। हमारे पास चार्टर्ड इंजीनियर्स की बहुत कमी है इंस्टीट्यूट होने के बावजूद। सो वर्ल्ड वाइड चार्टर्ड इंजीनियर्स एक रोल है, जो कि फायर फाइटिंग चार्टर्ड इंजीनियर्स है, वो काम को काफी इजी कर लेते हैं। सेकेंड है टेक्नोलॉजी।
जैसे कि वर्ल्ड वाइज जितने सारी कंट्री है, जितना विकसित देश की बात करेंगे, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, उनके पास ना डिजिटल ट्विन करके जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वेब बेस्ड ऐप आ चुकी है, जिसके बेसिस पर पूरा एंटर 3D मॉडल के बेसिस पे डिजिटल ट्विन के जरिए प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्सकवेशन से लेके जिससे इमारतें ऊंची होती जाती है, उसकी पूरा रिकॉर्ड आ जाती है। तो कहाँ पे कुछ हुआ उसको रिकॉर्ड मिल जाती है, मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है, कॉस्टिंग समझती है एंड प्रोग्रेस समझती है। और उसका कॉस्टिंग तो देखोगे ना, मैक्सिमम 5 6 7 रुपीज 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट जाती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट की बात करें जहां पे मान लीजिए कि 10,000 पर स्क्वायर फीट पे कोई प्रोजेक्ट बिक रही है, आप पकड़े 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, ये सब क्रॉस चेक करने के लिए। आप बताइए दीपक जी, क्या ये बड़ी कॉस्ट है 10,000 स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट में 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट खर्चा करने के लिए, ऐसे मॉनिटरिंग करने के लिए? नहीं है। हमारी इच्छा चाहिए कि उसका यूज करना चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। हार्दिक सर, आपके पास आएंगे। जैसा कि बिल्कुल सही कहा फिरोज जी ने कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में लागत पर बहुत अधिक असर नहीं होता है, लेकिन शायद इच्छा शक्ति कमजोर है। जैसा कि हम देखते हैं बिल्डर भारी भरकम रकम प्रोजेक्ट के प्रमोशन में खर्च करते हैं, लेकिन अगर इतना फोकस क्वालिटी पर किया जाए तो प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हार्दिक सर, मेरा सवाल यह होगा कि एक इमारत में कितनी तरह के क्वालिटी चेक होते हैं? साथ ही ग्राहक जब कोई घर खरीदने जाएं तो क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर कैसे डॉक्यूमेंट्स, कैसे सवाल पूछने चाहिए? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि आज कोई एक समझिए कोई घर अपने खरीदने को जाते हैं तो उसको क्या क्या अपना क्वालिटी एश्योरेंस के रिपोर्ट्स उनको मांगने चाहिए। तो जैसे अपना बिल्डिंग का है ना, हर एक स्टेज पे वो क्वालिटी का चेकिंग होता है, वो हिसाब से उनके सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट वो लोग मांग सकते हैं, जिसमें हर एक जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसका सर्टिफिकेट उसमें आ जाता है। जो बाकी सब आपकी सर्विसेज है, जैसे फायर फाइटिंग है, प्लम्बिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके क्वालिटी टेस्ट और उनके सब टेस्ट रिपोर्ट्स रहते हैं, जो एमबीपी इंजीनियर्स उसको सर्टिफाई करके फाइनली अपना रिपोर्ट देते हैं। तो वो टेस्ट रिपोर्ट्स और जो एमबीपी इंजीनियर्स के जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो भी वो मांग सकते हैं उनकी तरफ से, डेवलपर से, कि उनको पता चले कि भी ये सब चीज उन्होंने टेस्ट करवा के फाइनली हमको हैंड ओवर किया है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए तो या तो इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर के बगैर तो चलो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, बिकॉज उसके बगैर उनको बिल्डिंग का ओसी नहीं मिलेगा, तो वो तो मैंडेटरी है। लेकिन जो एमईपी पार्ट है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज का पार्ट है, उसमें वो लोग बहुत मे बी उसको सर्टेन बिल्डर अवॉइड करते हैं उसमें कंसल्टेंट रखने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कंसल्टेंट को फीस अननेसेसरी क्यों देना है, एंड मेनी टाइम वो लोग को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो जब भी आप वो सब्जेक्ट टेस्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ये अभी हमको उनको भी रखना पड़ेगा और टेस्ट सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और वो जब ग्राहक वो जागरूक होगा और वो हिसाब से डेवलपर से मांगने लगेंगे, तभी शायद ये परिवर्तन आएगा ये इंडस्ट्री में, जो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। इसी बीच हार्दिक सर, आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा कि महारेरा का नया नियम, जिसमें यह कहा गया है कि बिल्डरों को हर वित्त वर्ष के अंत में क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देना होगा, नए नियम से क्वालिटी में कितना सुधार होता हुआ देख रहे हैं आप? और डेवलपर्स इस नए नियम को कितनी गंभीरता से लेंगे? क्योंकि रेरा में पहले से नियम है कि प्रोजेक्ट की तिमाही अपडेट देनी पड़ती है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। उस पर अगर हम देखें तो डेवलपर्स का फोकस बहुत ज्यादा नहीं रहता है। कई डेवलपर्स का तो लाइसेंस तक कैंसिल करना पड़ा है, जो सर्टिफिकेट है वो तक कैंसिल करना पड़ा है, प्रोजेक्ट का पंजीकरण। ऐसे में क्वालिटी अपडेट को लेकर बिल्डर कितने गंभीर होते हुए दिखेंगे आपको? तो ये हमारे कंट्री का वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं दुखद बात है कि जब तक आप पनिशमेंट नहीं दो ना, तब तक कोई फॉलो नहीं करता है। जो जैसे आपने बताया, जो महाराजा ने ये उन्होंने अपडेट देना कंपलसरी किया है, तो जब तक वो उसको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो उसका कुछ पनिशमेंट रहेगा कि भी आपने ये नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, या तो कुछ और पेनल्टी रहेगी, तभी जाके वो सब डेवलपर उसको सीरियसली लेंगे और तभी जाके उसको फॉलो करेंगे। तो वो अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो शायद वो करना ही चाहिए। महारेरा ने मांगा है ईयरली सब डेवलपर से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो बहुत ही अच्छी बात है। और वो हिसाब से एक बार उसको कंपलसरी करेंगे तो सब डेवलपर उसको फॉलो करने लगेंगे, और एक बार वो फॉलो करने लगेंगे तो फिर उनको भी आदत पड़ जाएगा और उनको भी ध्यान में आएगा कि भी नहीं, ये सब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देने से उनके भी प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन बढ़ता है, आज वो प्रोजेक्ट का लाइफ बढ़ता है, और हर एक स्टेज पे वो प्रॉपर्टी का डिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो उनको भी लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा, तो सब जन वो ये सब आदतें उनको लगेंगी और फिर वो लोग फॉलो करते रहेंगे। सो
it's a very good move by Mahindra. फिरोज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, फ्लैट कल्चर से अलग भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद अपना घर बनवाता है, तो उसके लिए मटेरियल के इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन समेत क्वालिटी एश्योरेंस के लिए किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। जो लोग अपने खुद के घर खुद बनाते हैं, बेसिकली उनको बेसिक चीजों पे काफी ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रक्चरल, जैसे कि कौन से टाइप की स्टील एंड सीमेंट यूज होती है, वो करने से पहले वो ग्राउंड टेस्ट कर लेनी चाहिए, ग्राउंड वाटर टेस्टिंग करनी चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड कर ले। ये सबसे बड़ी बात जो छोटी सिटी में होती है, स्मॉल टाउन में होती है, वो कितने इमारतें बनाएंगे वो पहले तो डिसाइड कर लेना चाहिए। बहुत बार बोलते हैं कि 2 फ्लोर की चढ़ाई बनाई थी, तीसरी फ्लोर बना दी है क्योंकि मटेरियल पड़ा हुआ था। ये जो सोच है वो बदलनी चल रही है, तो उनको भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें 3 फ्लोर की बनानी है, 4 फ्लोर की बनानी है। उसके बेसिस पे जो फाउंडेशन है वो नीचे से ठीक से होना चाहिए। जब अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने इमारतें बना रहे हैं, तो आजू बाजू का जो इमारत का भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि बाजू की इमारत पे कहीं पे गड्ढा तो नहीं है, कहीं पे सॉफ्ट सॉइल तो नहीं है, उसके बेसिस पे क्रॉस चेक करना चाहिए। तो उसके लिए भले उनका थोड़ी सी फीस जाए, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को डेफिनेटली अपॉइंट करना चाहिए, जहां से स्टील की, कॉलम की एंड फाउंडेशन की डिजाइन लेनी चाहिए। सेकेंड पार्ट होती है इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के लिए भले उनके पास बहुत ही पहचान वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन होंगे, फिर भी उनको एक क्वालिफाइड इंजीनियर्स को अपॉइंट करना चाहिए उनके एडवांटेज के लिए। क्योंकि जो सही मटेरियल है, सही मटेरियल की क्वालिटी, जैसे आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल है, नॉर्मल मटेरियल है, दोनों में जमीन आसमान का कॉस्टिंग में डिफरेंट आता है। चंद पैसा बचाने के लिए वो सस्ता प्रोडक्ट ना ले और वो, या फिर वही प्रोडक्ट हमारे नजदीक की दुकान में अवेलेबल है, वो चक्कर में हम सस्ता प्रोडक्ट ना ले, उस पर ध्यान देनी चाहिए। तो सही मटेरियल की परख होनी चाहिए और सही डिजाइन होनी चाहिए, और ऐसी सोचनी चाहिए कि एक बार हम बिल्डिंग बनाए तो आसपास के बिल्डिंग को तकलीफ ना हो, वो ध्यान चाहिए। एंड लास्ट बात ऐसी होनी चाहिए कि उनके बिल्डिंग के आसपास का जो 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 ग्राम पंचायत में आता है या फिर जो म्युनिसिपैलिटी में आता है, वहां पे वाटर सप्लाई का प्रोसेस कैसा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे बिल्डिंग मेन म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत सब में शामिल हो सके, साथ में काम कर सके। बिल्कुल, तो इस पूरी चर्चा में हम आपका ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि आप घर खरीदने जा रहे हैं तो लीगल, फाइनेंशियल पहलुओं को तो जरूर देखें, लेकिन सबसे जरूरी पहलू यानी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को मिस ना करें, हल्के में ना लें। डेवलपर से मटेरियल, डिजाइन, क्वालिटी एश्योरेंस पर भी सर्टिफिकेट मांगें, सवाल करें, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों को जानें, समझें और क्रॉस चेक जरूर करें, ताकि आपको पता हो कि आपको डिलीवर होने वाला घर उन मानकों पर खरा उतर रहा है कि नहीं। आपकी जागरूकता ही आपको सुरक्षित रख सकती है। तो हार्दिक जी, फिरोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाला एक घर, जिसका जायजा मैंने खुद लिया। किस तरह का घर है वो आपको हम दिखाएंगे, क्या कुछ कमियां रह गई वो भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब प्रॉपर्टी प्लस में मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ऐसा घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। इस घर में क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, उन सारी चीजों का मैंने जायजा लिया। सीधे आपको लेकर चलते हैं उस घर में। ये जो डिजाइन बनाई गई है, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा ड्राइंग कम डाइनिंग कम किचन है। मतलब ये अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 करीब 9 फीट चौड़ाई है और 22 फीट के करीब में, 20 से 22 फीट के आसपास में इसकी लंबाई है। इसी में ड्राइंग रूम भी है, उसी में डाइनिंग रूम भी है और इसी में किचन है। इससे ठीक लगा वो थोड़ा सा एक किचन है, बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, वार्डरोब इन्होंने खुद लगवाई है जिनका ये घर है। ये जो वार्डरोब आप दे रहे हैं, मतलब एक इस छोटा सा कॉम्पैक्ट घर देने की कोशिश की जाती है। तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दिया जाता है और इसी के बाद एक इसी से लगा हुआ एक बेडरूम होता है। एक छोटा सा बेडरूम है, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा जितना पोर्शन वो था। अच्छा बनाया गया है, प्रयास अच्छा है। जिन लोगों के पास घर नहीं था उनके पास एक घर है, लेकिन क्या चीजें और बेहतर की जा सकती थी वो भी देखना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी आर्किटेक्ट, जो भी डिजाइन, जो भी सरकार के लोग काम कर रहे हैं,
वो लोगों की अगर बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन कर दें तो शायद ये और बेहतर हो सकता है, लोगों के जीवन के हिसाब से और बेहतर हो सकता है। इसमें 2-3 चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एक तो घर छोटा है, घर छोटा होने के बाद जैसे कि मैंने आपको उधर दिखाया किचन, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये जो किचन है, ये किचन ड्राइंग और डाइनिंग लगा हुआ है एक साथ, यानी किचन में आप कुछ भी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे। एक तो किसी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं है, दूसरी बात कि जो भी खाना बनेगा उसकी स्मेल पूरे घर में रहेगी। थोड़ा सा पार्टीशन दिया जा सकता था, थोड़ा सा प्रयास किया जा सकता था कि किचन अलग दिखे, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया या आप लिविंग एरिया कह लीजिए वो अलग दिखे। छोटा है लेकिन सुविधाएं दी जा सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा सकता था। तो ये किचन थोड़ा सा सेपरेट किया जा सकता था। दूसरी चीज जो एक और मैंने देखी कि अब लोग घर में रहेंगे तो बाथरूम तो बुनियादी चीज है ना, उस बुनियादी चीज को भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अब आप देखिए कि सुबह उठेंगे, आप ब्रश करेंगे, आप मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, उसके लिए एक बेसिन होना चाहिए। बाथरूम बनाया गया है लेकिन उसमें बेसिन का कोई इंतजाम नहीं है। एक कमोड लगा दिया गया है और सिर्फ वही कमोड है और एक टैप लगी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं इस बाथरूम में। यानी आपको हाथ कहाँ धोना है तो आप या बेड के नीचे एक डब्बे से हाथ धोएंगे, ब्रश के नीचे बैठ के करेंगे। तो अगर आपको यही करना है, वो तो आप गाँव में भी कर रहे थे, तो फ्लैट में आने के बाद आपका क्या जीवन कैसे बदला, मैं समझने की कोशिश करूंगा सरकार के लोगों से। दूसरी चीज, अब ये देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वेंटिलेशन की, बेसिन की, वो नहीं है। अब आपका जो खिड़की है वो आपने शीशे से पैक कर दी है, यानी जो बाथरूम की स्मेल होगी वो आपकी 24 घंटे इसमें बनी रहेगी, हाथ धोने के लिए जगह नहीं है। ये छोटा सा खिड़की आपने दिया है, 2 फीट की बालकनी अगर होती तो 2 फीट की बालकनी से आप अपने कपड़े सुखा पाते, आप बाहर झांक सकते हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि बालकनी नहीं है, छोटा सा फ्लैट है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 35 स्क्वायर मीटर का 11-12 लाख रुपए का जो भी आप घर बना के दे रहे हैं, उसमें थोड़े से विजन की जरूरत थी, थोड़ी सी सोच की जरूरत थी, डिजाइनिंग की जरूरत थी। इनफैक्ट जापान में या दूसरे शहरों में इससे भी छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है ताकि लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से रह सकें। यहां पर वो चीजें मुझे देखने को नहीं मिली हैं। हाँ, सरकार अगर थोड़ा सा, इंजीनियर्स अगर थोड़ा सा अपना इच्छा शक्ति को उपयोग करते, थोड़े से अपनी स्किल्स को उपयोग करते, तो ये छोटा सा घर भी और भी बेहतर हो सकता था। अभी ये सिर्फ एक डिब्बा बनाकर दे दिया गया है लोगों को रहने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें जरूर भेजिए। अगले शो में मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।